कहाँ चल रहे थे हम लोग? टॉपिक फंडामेंटल राइट पे चल रहे थे ना। मूल अधिकार। तो लास्ट क्लास में हम लोग आपके देख रहे थे क्या? फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने आपको क्या बताया कि फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं किए गए हैं। पहली बार इनको डिफाइन किया गया है आपके किस में? गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट केस। और इस केस में क्या कहा गया था? फंडामेंटल राइट्स आर नेचुरल राइट्स एसेंशियल फॉर फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ एनी पर्सन। यानी कि मूल अधिकार ऐसे प्राकृतिक अधिकार हैं जो आपके किसी व्यक्ति के भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत जरूरी हैं। ठीक है। तो फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में डिस्क्राइब है। दूसरा आपके आर्टिकल 12 से 35। ठीक है। लिए कहां से गए हैं? यूएसए। ठीक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट के टाइप दिए गए हैं, लेकिन यह नहीं बताया गया कि फंडामेंटल राइट होते क्या है। ठीक है। इसके बाद में अगला आपके फंडामेंटल राइट्स के अगर हम विशेषताओं को देखें तो इसकी प्रमुख विशेषताओं में आपके क्या है कि सबसे पहले फंडामेंटल राइट किसको दिए गए हैं? सिटीजन्स, नागरिकों को। दूसरा, ये स्टेट के ऊपर नेगेटिव ऑब्लिगेशन लगाते हैं। तो नेगेटिव ऑब्लिगेशन से तात्पर्य यह है कि स्टेट की अथॉरिटी को सीमित करते हैं कि स्टेट यानी कि स्टेट ब्यूरोक्रेसी जो भी है, ठीक है, स्टेट आपके किसी भी सिटीजन की फ्रीडम में आपके कोई इंटरफियर नहीं करेगी। ठीक है। तो यहाँ स्टेट की अथॉरिटी को ये सीमित करते हैं, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ? ये स्टेट के ऊपर नेगेटिव ऑब्लिगेशन इंपोज करते हैं। दूसरा, आपके पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं फंडामेंटल राइट। क्यों? क्योंकि देश की आपके पॉलिटिक्स के द्वारा सभी नागरिकों को ये समान रूप से प्रदान किए गए हैं। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, सबको समान रूप से फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। इसके बाद में आपके जस्टिसिएबल बाय कोर्ट। इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो व्यक्ति सीधे कहा जा सकता है? कोर्ट। और कोर्ट उस व्यक्ति को उसके मूल अधिकारों को वापस दिलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट में अगर अमेंडमेंट करना है तो ऐसा तभी संभव है, कब? जब आपके संविधान में ही संशोधन कर दिया जाए। ठीक। इसके अलावा आपके कुछ फंडामेंटल राइट सिर्फ किसको दिए गए? इंडियन सिटीजन्स को। कौन कौन से? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। दूसरा, आपके फंडामेंटल राइट के अगर हम टाइप देखें तो 7 टाइप बताए थे आपको बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी डिलीटेड 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आपके। तो वर्तमान में कितने फंडामेंटल राइट है? 6। तो 6 फंडामेंटल राइट में आपके राइट टू इक्वेलिटी आर्टिकल 14 से 18, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23-24, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम आर्टिकल 25 से 28, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट 29-30 और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। ठीक है। अब हम आते हैं एक एक करके फंडामेंटल राइट्स के सारे आर्टिकल्स। ठीक। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। तो सबसे पहले आर्टिकल 12 नोट करो।
आर्टिकल 12 सबसे पहले आपके ये बताता है कि जब कभी भी बात फंडामेंटल राइट की होगी तो इस स्टेट वर्ड का अर्थ क्या होगा, स्टेट यानी कि राज्य शब्द का। ठीक, जब पॉलिटी हमने स्टार्ट की थी तो स्टेट वर्ड का एक अर्थ आपको बताया था कि स्टेट एक ऐसी यूनिट होती है जिसमें डिफाइंड एरिया, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी, ये 4 फीचर होते हो। लेकिन फंडामेंटल राइट के संदर्भ में उस स्टेट को हम यहाँ क्या नहीं करेंगे, शामिल नहीं करेंगे। यहाँ स्टेट वर्ड का अर्थ कुछ अलग होगा, या स्टेट वर्ड के अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूट शामिल होंगे सबसे पहले ये बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ स्टेट वर्ड के अंदर सबसे पहले आपके पार्लियामेंट एंड यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी संसद एवं संघ की कार्यपालिका यानी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव राज्य विधानमंडल एवं राज्य की जो आपके मंत्री परिषद है वो, इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट स्थानीय सरकार, नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत, इसके अलावा एनी अथॉरिटी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के अधीन आपके काम करने वाला कोई भी अधिकारी, ये सारी संस्थाएं किस वर्ड के अंदर डिफाइन है, स्टेट, सिर्फ फंडामेंटल राइट के संदर्भ में। तो बात जब भी फंडामेंटल राइट्स की होगी तो स्टेट वर्ड का मतलब होगा पार्लियामेंट एंड यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, लोकल गवर्नमेंट, एनी अथॉरिटी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये कहता है आर्टिकल 12। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे समझना अब आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 आपके ये कहता है कि स्टेट ऐसा कोई भी एक्ट नहीं बना सकता। स्टेट का मतलब क्या हुआ, ये चारों बॉडी ऐसा कोई भी एक्ट नहीं बना सकती आपके जो किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन यानी वायलेशन करता हो। अगर इसमें से आपके कोई भी ऐसा एक्ट बनाया गया तो जुडिशरी उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। यह है आर्टिकल 30। ठीक, तो दूसरा नोट करो आर्टिकल 30।
लिया नोट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 13 ये आपके क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है कि स्टेट का मतलब क्या है? ये चारों बॉडी जो आपने देखी, पार्लियामेंट एंड यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, लोकल गवर्नमेंट, एनी अथॉरिटी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि स्टेट यानी ये जो चारों बॉडीज है, इनमें से कोई भी बॉडी ऐसा कोई एक्ट नहीं बनाएगी जो किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता हो। अगर ऐसा एक्ट बना तो वो एक्ट आपके जुडिशरी के द्वारा आपके निरस्त घोषित कर दिया जाएगा। ठीक, अब यहां आर्टिकल 13 से रिलेटेड आपके दो प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इक्लिप्स और दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सेवरेबिलिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ इक्लिप्स यानी कि अनाच्छादन का सिद्धांत ये आपके क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ इक्लिप्स आपके ये कहता है कि मान लो कोई दो एक्ट हैं, एक्ट ए और एक्ट बी। दोनों में आपके खास बात क्या है कि एक्ट ए आपके 26 जनवरी 1950 से पहले से एनफोर्स है और एक्ट बी 26 जनवरी 1950 के बाद एनफोर्स है। अगर इन दोनों एक्ट में कोई कन्फ्लिक्शन होता है ए और बी में, तो जो एक्ट 26 जनवरी 1950 के बाद एनफोर्स है उस एक्ट को प्रभावी माना जाएगा। क्योंकि भारतीय संविधान लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950। उससे पहले अंग्रेजों ने कौन सा एक्ट बनाया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो आपके एक्ट हमेशा इफेक्टिव कौन सा होगा? जो हमारे संविधान लागू होने के बाद एनफोर्स हुआ है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ इक्लिप्स। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ इक्लिप्स से तात्पर्य क्या है? कोई भी दो एक्ट है जिसमें से एक 26 जनवरी 1950 से पहले से लागू है और दूसरा 26 जनवरी 1950 के बाद लागू है। अगर इन दोनों में कोई कन्फ्लिक्शन हुआ तो जो एक्ट 26 जनवरी 1950 के बाद लागू है उसी को प्रभावी माना जाएगा। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ सेवरेबिलिटी ये कंसेप्ट आपके क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ सेवरेबिलिटी यानी कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत ये है आपके प्रिंसिपल भारत में जुडिशियल रिव्यू का आपके आधार। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा। तो न्यायिक समीक्षा किसे कहते हैं? लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाए गए किसी एक्ट या एग्जीक्यूटिव के द्वारा किए गए किसी एक्शन को जुडिशरी के द्वारा रिव्यू करना, उसकी लिजिटमेसी या उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक करना कि ये संविधान के अनुसार या कानून के अनुसार उठाया गया सही कदम है या नहीं है। ठीक, तो जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायिक समीक्षा। तो न्यायिक समीक्षा के तहत आपके जो कोर्ट है वो लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाए गए किसी एक्ट का भी रिव्यू कर सकती है और किसी एग्जीक्यूटिव एक्शन का भी आपके रिव्यू कर सकती है। तो दोनों की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी या लिजिटमेसी या लीगलिटी को चेक करेगी यहां जुडिशरी। और अगर जुडिशरी को लगता है कि इसमें कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या ये लिजिटमेट नहीं है या इलीगल है कुछ इसमें, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। तो अब यहां याद रखना कि प्रिंसिपल ऑफ सेवरेबिलिटी कहता है कि सरकार ने कोई एक्ट बनाया, ये पूरा एक्ट हुआ, पार्ट ए पार्ट बी। इस एक्ट का एक पार्ट है जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं करता, लेकिन इस एक्ट का कुछ हिस्सा फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है। तो जितना हिस्सा फंडामेंटल राइट का वायलेशन करेगा उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। पूरे एक्ट को नहीं किया जाएगा, सिर्फ कितने हिस्से को, जो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, मान लो आपके कोई पार्लियामेंट एक्ट बना दे कि रात में 10 बजे के बाद अगर कोई घर से बाहर घूमता हुआ पकड़ा गया तो सबको जेल में डालेंगे। अब घूमता हुआ पकड़ा गया तो ठीक है, जेल में क्यों डालोगे भाई? ये थोड़ा सा फंडामेंटल राइट को वायलेट करने वाला अधिकार है। क्योंकि अगर मुखर्जी नगर में ऐसा कर दिया तो आधी क्लास कल खाली हो जाएगी, सब बाहर ही घूमते हैं 10 बजे के बाद हैं। ठीक, तो यहां मूल अधिकारों का क्या हो जाएगा? उल्लंघन होगा। तो उल्लंघन होगा तो इतने पार्ट को क्या घोषित कर दिया जाएगा? नल एंड वॉइड, यानी इसको रिप्लेस करो। तो ये होता है आपके प्रिंसिपल ऑफ सेवरेबिलिटी, यानी कि किसी एक्ट का वह हिस्सा जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है उतने ही हिस्से को आपके नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा, पूरे एक्ट को नहीं।
तो दोनों प्रिंसिपल क्लियर हुए, प्रिंसिपल ऑफ इक्लिप्स एंड प्रिंसिपल ऑफ सेवरेबिलिटी। चले आगे, आर्टिकल 14, अब इसे नोट करो। तो इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। अब ये आपके आर्टिकल क्या कहता है? तो सबसे पहले तो हम समझें इक्वेलिटी बिफोर लॉ। तो इक्वेलिटी बिफोर लॉ का मतलब आपके क्या है? इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल बिफोर लॉ, मतलब कानून की नजर में सभी समान है। इसका मतलब आपके ये है, ठीक, कि अगर आपके दो व्यक्तियों ने सेम क्राइम किया है तो दोनों को मिलने वाली सजा सेम होगी, ठीक है। अब दूसरा आपके कंसेप्ट क्या कहता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ इन इक्वल सर्कमस्टेंसेस, समान परिस्थितियों में समान लोगों के साथ समान व्यवहार। यानी कि आपके जो व्यक्ति हैं, ठीक, तो जो आपके व्यक्ति हैं, जैसे कि आपने आपको बताया कि किन्हीं भी दो व्यक्तियों ने आपके सेम क्राइम किया है तो दोनों को मिलने वाली क्या होगी? सजा समान होगी। लेकिन ये बात करता है किसकी? परिस्थितियों की। यानी सजा देने से पहले ये जरूर देख लो क्या उन दोनों की परिस्थितियां एक जैसी थी।
अगर एक जैसी दोनों की परिस्थितियां थी तो ही एक कानून के तहत दोनों को सजा दी जाए, अदरवाइज दोनों को दी जाने वाली सजा बिल्कुल अलग अलग हो, परिस्थितियों के अनुसार हो। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लें, मान लिया कोई पर्सन ए है, अब कोई पर्सन ए अपनी राइफल से किसी को शूट कर दे तो व्यक्ति की डेथ होना तय, जिसे भी मारेगा। ठीक, अब कोई पर्सन बी है, ये अपनी गाड़ी से जा रहा है, कोई इसकी गाड़ी के सामने कूद जाए तो एक्सीडेंट हुआ तो वो भी जाना तय। तो अब ऐसी स्थिति में आपकी ये कंसेप्ट क्या कहता है, दोनों ही परिस्थितियों में व्यक्ति की डेथ हुई है, दोनों के ऊपर आईपीसी सेक्शन 302 के तहत मुकदमा चलाया जाए और दोनों को उम्र कैद या मृत्युदंड या फांसी की सजा दी जाए। लेकिन अब ये कंसेप्ट क्या कहता है, दोनों ही व्यक्तियों की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। जिसने राइफल से मारा है इसका मतलब वो तो मारना ही चाहता था, लेकिन जिसकी गाड़ी के आगे कोई कूद गया, हो सकता है वो मारना ना चाहता हो, लेकिन अब कोई गाड़ी के आगे कूद गया, वो नहीं बचा पाया तो मर गया। तो इसका मतलब दूसरे व्यक्ति की परिस्थितियां अलग हैं, उसको उन परिस्थितियों के आधार पर आपके न्याय दिया जाए या उस परिस्थितियों के अनुसार आपके क्या हो, उसके ऊपर कानून लागू किया जाए। ठीक, तो अगर एक्सीडेंट में आपकी डेथ होती है तो आपके क्या, ये बेलेबल ऑफेंस है, थाने से ही बेल मिल जाती है। और ये अगर बंदूक से आप मारोगे तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब यहां आगे समझना, तो ये आपको सबसे पहले क्लियर हुआ। तो इक्वेलिटी बिफोर लॉ मतलब कानून की नजर में समान है, अगर क्राइम एक जैसा है तो उसके करने वालों को सजा एक जैसी मिलेगी। लेकिन ये कहता है आपके कि क्राइम करने वालों की परिस्थितियों पर विचार किया जाए कि उनकी परिस्थितियां कैसी रही। जैसे किसी केस में हम कहें, हो सकता है किसी ने जानबूझ के मारा हो, किसी ने सेल्फ डिफेंस में मार दिया हो। ठीक, सेल्फ डिफेंस में भी तो मार सकता है, तो अगर जिसने सेल्फ डिफेंस में मारा है उसके ऊपर ये परिस्थितियां लगेंगी। सेल्फ डिफेंस में आपके अगर किसी ने मजबूरी में कदम उठाया है तो उस पर आईपीसी सेक्शन 302 नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन किसी ने जानबूझ के मारा है तो उस पर आईपीसी सेक्शन 302 लगेगा। तो आपके इक्वेलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल बिफोर लॉ। ठीक, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ इन इक्वल सर्कमस्टेंसेज, यानी कि समान परिस्थितियों में समान व्यक्तियों के साथ समान कानूनी व्यवहार किया जाएगा। अब यहां देखना, इक्वेलिटी बिफोर लॉ ये कंसेप्ट आपके कहां से लिया गया है, यूके। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएसए। इक्वेलिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव कंसेप्ट है क्योंकि ये परिस्थितियों की बात नहीं करता। नेक्स्ट, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक पॉजिटिव कंसेप्ट है क्योंकि ये परिस्थितियों के अनुसार न्याय करने की बात करता है। इसके अलावा आपके इक्वेलिटी बिफोर लॉ, प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब जो कानून में लिखा है उसी के अनुसार निर्णय लिया जाए। ठीक, और ये आपके ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि की उचित प्रक्रिया की बात करता है। इसका मतलब क्या है, कानून से मतलब नहीं है, यहां परिस्थितियों के अनुसार आपके कानूनी उपचार किया जाए। दोनों में ये डिफरेंस है। यहां आपके विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या है, व्यक्ति की डेथ हुई है, लगाओ 302। और यहां आपके ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या है, डेथ भले ही हुई है लेकिन परिस्थितियों को देखो और उसके अकॉर्डिंग आपके प्रॉपर लीगल एक्शन लो। ठीक, तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ विधि की उचित प्रक्रिया की बात करता है और ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब लॉ सबसे ऊपर है, उसमें जो लिखा है वही फॉलो होगा। विधि की उचित प्रक्रिया का मतलब लॉ को परिस्थितियों के अनुसार फॉलो किया जाए। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट अगला कंसेप्ट आपके ये है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई अपवाद नहीं है। लेकिन इक्वेलिटी बिफोर और लॉ एक तरफ तो ये कहता है कि सभी व्यक्ति समान है कानून की नजरों में, लेकिन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इसका एक्सेप्शन है, क्योंकि प्रेसिडेंट और गवर्नर को आपके किसी भी ठीक क्या नहीं किया जा सकता, क्रिमिनल मैटर इनके ऊपर तो इनिशिएट ही नहीं कर सकते। ठीक है, और सिविल मैटर भी अगर इनिशिएट होगा तो 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को। पहला, यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर कोई आपराधिक कार्यवाही दर्ज नहीं हो सकती और दीवानी कार्यवाही भी 2 महीने पहले नोटिस देके दर्ज होगी, तो स्पेशल स्टेटस यहां हुआ। दूसरा, आपके एमपी एमएलए, किसी भी एमपी और एमएलए को आपके सेशन स्टार्ट होने के 40 दिन पहले और सेशन समाप्त होने के 40 दिन बाद तक अरेस्ट नहीं कर सकते। ठीक, किसी भी सिविल मैटर में। इसके बाद फॉरेन एम्बेसडर, फॉरेन एम्बेसडर को आपके आईपीसी से छूट प्राप्त है, इंडियन पेनल कोड के दायरे में फॉरेन एम्बेसडर नहीं आते। फॉरेन एम्बेसडर के आपके जो रूल्स होते हैं वो वियना कन्वेंशन 1967 से आपके क्या होते हैं, संचालित होते हैं। तो आपके एक तरफ ये कहते हैं कि कानून की नजर में सभी समान है, लेकिन ऐसा है नहीं, कुछ लोग इसके अपवाद हैं, जैसे प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, एमपी एंड एमएलए और फॉरेन एम्बेसडर, ये कानून से अलग है। ठीक है,
अब नेक्स्ट इसके बाद आगे समझना, आर्टिकल 15। कर लिया नोट। अब आर्टिकल 15 आपके ये क्या कहता है, ठीक। आर्टिकल 15(1) ये कहता है आपके कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, जाति, धर्म, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया करेगा, यानी कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन, बर्थ प्लेस एंड रेस। इसका मतलब आपके ये हुआ कि जब कभी भी सरकार या राज्य की सुविधाएं व्यक्ति को दी जाएंगी तो ये सभी को समान रूप से दी जाएंगी, ठीक। ऐसा नहीं है कि आपके एक धर्म के लोगों को दे दी गई, दूसरे को नहीं दी गई, या एक सेक्स को दी गई, दूसरे को नहीं दी गई, या एक कास्ट को दी गई, दूसरे को नहीं दी गई, या किसी रीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ। यानी कि स्टेट जब भी अपनी सर्विसेज देगा तो सबको समान रूप से देगा।
जैसे कि अगर सड़क बनी है तो सब चल सकते हो, कोई सिंगल व्यक्ति नहीं। ऐसा नहीं कह सकते हिंदू चलेंगे मुस्लिम नहीं चलेंगे, या मुस्लिम चलेंगे हिंदू नहीं चलेंगे। ठीक, ट्रेन अगर चली है तो इसमें सारे लोग जा सकते हो, बस टिकट होना चाहिए, फ्री का मतलब नहीं है यहाँ। ठीक, तो ट्रेन है तो सब लोग जा सकते हो, कोई पब्लिक प्लेस है तो सब लोग जा सकते हो। ठीक, यानी कि सरकार अपनी सुविधाएं देते टाइम किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। किस आधार पे? सेक्स, कास्ट, रिलीजन, बर्थ प्लेस, रेस, इनमें से किसी भी आधार पे कोई आपके डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। दूसरा, आपके आर्टिकल 15(2) कहता है कि किसी भी पर्सन को किसी पब्लिक प्लेस, होटल, रेस्टोरेंट, ठीक, सिनेमा घर, तालाब और इंटरटेनमेंट प्लेस पर जाने से रोका नहीं जा सकता। यानी कि कोई भी व्यक्ति आपके अगर इनमें से किसी भी प्लेस पे जाना चाहे, ठीक, होटल, रेस्टोरेंट, आपके सिनेमा, इसके अलावा स्विमिंग पूल, पूल, इंटरटेनमेंट प्लेस, तो कोई भी व्यक्ति यहां जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को हम रोक नहीं सकते। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल 15(3). अब आर्टिकल 15(3) क्या कहता है? स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर वुमेन एंड किड्स। अब यहां आर्टिकल 15(1) और 15(2) देखना। आर्टिकल 15(1) और 15(2), इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कानून की नजर में सभी समान है। समान है ना, क्योंकि सबके साथ समान व्यवहार किया जा रहा है। अब आर्टिकल 15(3) देखना, स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर वुमेन्स एंड किड्स, यानी कि यहां रेशनल या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है वुमेन और किड्स के वेलफेयर के लिए। यानी कि अगर जरूरी हुआ तो महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं कल्याण के लिए सरकार आपके पॉजिटिव एंड रेशनल डिस्क्रिमिनेशन, यानी सकारात्मक और तार्किक भेदभाव कर सकती है। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम देखें, दिल्ली मेट्रो में पहले मेल फीमेल सारे कोच एक थे, फिर जब फीमेल के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ी, दिल्ली सरकार ने उठा के फीमेल कोच आगे कर दिया, हर मेट्रो में आगे की तरफ एक कोच होगा। ठीक, तो ये ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन किया गया, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जरूरी था। ठीक, तो पहले कोच में महिलाएं और दूसरे कोच में सारे मजनू, सबसे ज्यादा भीड़ रहती है सेकंड कोच में, ऐसा ही होता है ना दिल्ली में। अब नेक्स्ट, हाँ अभी आगे आते हैं, अभी आर्टिकल 15 चल रहा है, 16 कहां है? रिजर्वेशन 16 में, उसे वहां देखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में यहां एक क्लियर हुआ। अब मान लिया आपके कोई नेशनल हाईवे या आपके कोई एक्सप्रेस वे निकला है। अब एक्सप्रेस वे निकला है तो वहां बैरियर तो होते नहीं है, लेकिन मान लो उस एक्सप्रेस वे पे कोई स्कूल पड़ गया, तो एक्सप्रेस वे पे भी बैरियर लगा दिए जाएंगे। क्यों लगा दिए जाएंगे? बच्चों की सुरक्षा के लिए वो जरूरी है। ठीक है, तो अगर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और वेलफेयर के लिए अगर जरूरी हुआ तो सरकार पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल 15(4), स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड्स, यानी कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए विशेष संरक्षण। ठीक है, यानी कि अब यहां देखना, भारतीय संविधान में अगर हम शुरुआत में देखें तो ये SC ST वर्ड था नहीं आपके, ये वर्ड तो बाद में आया है। वर्ड जो डिस्क्राइब था वो था कौन सा? सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े लोग, ये वर्ड था आपके। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15(4) में डिस्क्रिप्शन है कि अगर आपके कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का एक समूह जो सोशल और एजुकेशनली अगर पिछड़ा हुआ है तो उसके संरक्षण के आपके विशेष प्रयास किए जाएंगे। ठीक, जैसे कि अब आपके विभिन्न राज्य सरकार है ना, SC ST OBC के लिए अलग अलग प्रकार की स्कीम्स चलाती हैं, वेलफेयर स्कीम्स, जिनका फायदा सिर्फ उन्हीं कैटेगरी को मिलता है। ठीक है, तो ये आपके चलाती क्यों है? क्योंकि ये जो आपके समाज है या सोसाइटी है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है, और इनको सोशल मेन स्ट्रीम में लाने और इनकी एजुकेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए ऐसी स्कीम्स को चलाने की व्यवस्था की गई है। ये भी आपके एक रेशनल डिस्क्रिमिनेशन है या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक, राजनीति तो ये बाद में हुई है आरक्षण की, शुरुआत में इसको लाया गया था पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के उद्देश्य से। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट अगला आर्टिकल क्या कहता है, ये भी आपके देखना, आर्टिकल 15(1) 15(2) इक्वेलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15(3) इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है क्योंकि सारी महिलाओं और सारे बच्चों को इसमें ला दिया जाएगा कानून में। आर्टिकल 15(4) इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सारे एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड आ जाएंगे इसमें। आर्टिकल 15(5) रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, यानी कि SC ST को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन, इस प्रोविजन को जोड़ा गया था 93rd अमेंडमेंट 2006 के द्वारा। ठीक, ये भी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का एग्जांपल है।
आर्टिकल 15(6) रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर इकोनॉमिक वीकर्स। अब सारे इकोनॉमिक वीकर्स इसमें आ गए, ईडब्ल्यूएस। ठीक है, तो अब आपके इसको जोड़ा गया कब? 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019। तो अब यहां 15(1) और 15(2) ये इक्वेलिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं, और ये 3, 4, 5, 6 इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करते हैं। तो हम भारतीय संविधान में देखें तो इक्वेलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दोनों का आपके एक कॉम्बिनेशन इसमें बनाया गया है। ठीक, तो ये है आपके आर्टिकल 15। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आर्टिकल 15 ये नोट कर लो। तो आर्टिकल 15(4) स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस। ठीक, आर्टिकल 15(5) एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एससी एसटी को रिजर्वेशन, और आर्टिकल 15(6) एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आपके इकोनॉमिक वीकर को आपके रिजर्वेशन। ठीक, तो आपके 15(1) और 15(2) इक्वेलिटी बिफोर लॉ, और 15(3), 15(4), 15(5) और 15(6) इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दोनों आपके आर्टिकल हुए। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे आर्टिकल 16।
लिया नोट? नेक्स्ट, तो आर्टिकल 16, आर्टिकल 16(1) आपके कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपके लोक नियोजन में आपके अवसर की समता। इससे आपके तात्पर्य क्या है? अग्निवीर की भर्ती निकली है, डाल दो सब, जिसकी आयु 17.5 से 21 तक है, ठीक, 21 तक है, 23 तक है, जो भी XYZ। तो इसका मतलब क्या है कि अब अगर आप उस एज लिमिट में आते हो तो भर दो फॉर्म। फॉर्म भरने में क्या बुराई है? सरकार को तो 250 रुपए मिल ही रहे हैं ना, और क्या, 250 रुपए ही है ना उसमें एग्जाम फीस। तो इसका मतलब आपके ये है कि जब भी कोई आपके सरकारी नौकरी निकली है तो उसमें फॉर्म तो आप भर सकते हो अगर एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए तो, लेकिन फॉर्म भरने का मतलब ये नहीं है कि आईएएस का फॉर्म भर दिया तो आईएएस बन गए। बनोगे तभी जब एग्जाम क्रैक होगा, ठीक। तो इसका मतलब सीधा सीधा सा यह है कि आपके जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें सबको समान अवसर है, सब फॉर्म भरो, किसी को फॉर्म भरने से रोका नहीं जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि तुम हिंदू हो तो फॉर्म नहीं भर सकते, या तुम मुस्लिम हो तो फॉर्म नहीं भर सकते, तुम अपर कास्ट हो तो फॉर्म नहीं भरोगे, या तुम लोअर कास्ट हो तो फॉर्म नहीं भरोगे, सब फॉर्म भर सकते हो, सबको समान अवसर है, लेकिन मिलेगी उसी को नौकरी, ठीक, जिसने उस एग्जाम को क्रैक किया है, ठीक है। अब दूसरा कंसेप्ट यहां याद रखना, आर्टिकल 16(2) कहता है आपके कि किसी भी पर्सन के साथ सेक्स, कास्ट, रिलीजन, बर्थ प्लेस और रेस के आधार पर सरकारी नौकरियों में आपके डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। मतलब किसी भी व्यक्ति को आपके सेक्स, कास्ट, रिलीजन, बर्थ प्लेस और रेस के आधार पर सिर्फ गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जाएगी, ठीक। यह है आपके दूसरा पॉइंट। अब इसके बाद में आपके तीसरा समझना आपके आर्टिकल 16(3). अब आर्टिकल 16(3) ये कहता है, ये दोनों क्या है, आर्टिकल 16(1) और आर्टिकल 16(2), इक्वेलिटी बिफोर लॉ। दोनों को गौर से देखो, इक्वेलिटी बिफोर लॉ है ना, सबके लिए समान आपके कानून की बात कर रहे हैं। अब आर्टिकल 16(3), किसी राज्य सरकार में नौकरी के लिए डोमिसिल को एलिजिबिलिटी बनाया जा सकता है। अगर किसी राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि उस राज्य के अंदर आपके उस राज्य के लोग कम हो गए सरकारी नौकरियों में, तो वो राज्य आपके डोमिसिल को क्या बना सकता है, योग्यता। क्या हो गया ये, स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक। तो अब आपके ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हुआ, ये दोनों इक्वेलिटी बिफोर लॉ हुए, ठीक है। तो किसी राज्य सरकार के अधीन अगर आपके उस राज्य के लोगों की संख्या कम हो जाए तो उस राज्य के नौकरियों के लिए या उस राज्य के अधीन नौकरियों के लिए मूल निवास को आपके क्या बनाया जा सकता है, ऑथेंटिकेटेड या प्रमाणिक या योग्यता का आधार बनाया जा सकता है। अब नेक्स्ट आर्टिकल 16(4), ठीक, इसको नोट करो।
16(1) and 2 इक्वेलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता। तो आर्टिकल 16(4), ठीक, तो आर्टिकल 16(4) आपके क्या कहता है? आर्टिकल 16(4) आपके कहता है कि रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर सोशल एंड एजुकेशनली वीकर्स, यानी कि आपके सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों का अगर सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनके आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के आधार पे। आर्टिकल 16(5) कहता है कि किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट में जॉब के लिए उस धर्म को योग्यता बनाया जा सकता है। इसका कारण क्या है? मान लिया कोई मस्जिद है, अब मस्जिद में मौलवी आप हिंदू को बना दो तो भड़क जाएंगे आपके मुस्लिम, या मंदिर में आप पुजारी किसी मुस्लिम को बना दो तो हिंदू भड़क जाएंगे। तो ये धार्मिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या है, ये जरूरी है, ठीक है। इसके बाद में आर्टिकल 16(6) ये क्या कहता है? रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब फॉर ईडब्ल्यूएस, यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन 10%। ये प्रोविजन कब लाया गया? 103वां संविधान संशोधन 2019। तो हम देखते क्या है, आर्टिकल 16(1) and 2 इक्वेलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 16(2), 3, 4, 5, 6 इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि यहां भी ये दोनों आर्टिकल साथ होंगे। तो भारतीय संविधान में नागरिकों को जहां जहां सुविधाएं दी गई हैं आपके, वहां वहां ये दोनों का आपके बैलेंस बनाया गया है कि विधि के समक्ष समता भी बनी रहे और विधियों का समान संरक्षण भी, यानी राज्य की नौकरियां और राज्य की सुविधाएं सभी नागरिकों के लिए समान रूप से ओपन है, लेकिन अगर किसी वर्ग के संरक्षण के लिए जरूरी है तो सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है। यह है आर्टिकल 15 एंड 16। अब आर्टिकल 16 में आपके दिया गया आपके जो इशू है रिजर्वेशन आरक्षण, ठीक है। तो इसको आज देख लो कि रिजर्वेशन, ठीक है, ये कल का टॉपिक है, बस आज इतना ही समझो। तो रिजर्वेशन को समझेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।